क्वेश्चंस में। अब देखो बच्चों इन क्वेश्चंस में आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ as the transition in Balmer series N4 to N2 in helium ion। बात समझ रहे? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हीलियम आयन में एक ट्रांजिशन हो रहा है N4 to N2, ठीक है, जो कि बामर सीरीज में आता है। तो ये पूछ रहा है कि इस तरह का ट्रांजिशन अगर किसमें हो, इतनी ही इस ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ मिल रही है वही वेवलेंथ जब हाइड्रोजन में ट्रांजिशन होता है तब मिले तो उनमें कौन सा ट्रांजिशन होगा, मींस उसमें N1 और N2 की वैल्यूज क्या होगी। ओके, तो देखो हम पहले यहाँ पर बामर इक्वेशन लगाएंगे हीलियम के लिए 1 लैम्डा He प्लस इक्वल टू R Z स्क्वायर। Z कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर 1/N1 देखो कितना है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। और ले लें तो 1 लैम्डा He प्लस इक्वल टू यहाँ हो जाएगा R और ये हो गया यहाँ हम ये लिखें 4R 1/4 माइनस 1/16 या R इक्वल टू 1/1 माइनस ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ 1/4। तो ये किसका, हीलियम का ट्रांजिशन के लिए एक वो निकला है इक्वेशन। अब हम फॉर हाइड्रोजन तो हम लिखेंगे 1 लैम्डा H इक्वल टू R 1/N1 का स्क्वायर 1/N2 का स्क्वायर। ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ये कह रहा है कि लैम्डा H इक्वल टू लैम्डा He प्लस, तो ये इक्वेशन इक्वल टू ये इक्वेशन। तो हम ऐसा लिखेंगे इसको R 1/1 माइनस 1/4 इक्वल टू R 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2। R से R हटा दो, अब कंपेयर करो तो N1 इक्वल टू 1 और N2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 मींस N2 इक्वल टू 2। तो समझ रहे हो आप कि हाइड्रोजन में 2 to N1 ट्रांजिशन होगा हाइड्रोजन का, जो कि हीलियम के N4 to N2 ट्रांजिशन के बराबर का लैम्डा देगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन था सॉल्व। मींस हमें ये बताना था कि जो हीलियम में ट्रांजिशन हो रहा है हीलियम आयन में, उस ट्रांजिशन की वेवलेंथ अगर हाइड्रोजन में मिलने वाले ट्रांजिशन के बराबर है तो उसके एनर्जी लेवल्स क्या है, अगर हीलियम के ये दे रखे हैं तो आपने कंपेयर करके निकाल दिया वैल्यू, जो कि बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन। ओके, ये था हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द लैम्डा फर्स्ट एंड अल्टीमेट लाइन ऑफ लाइनर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लैम्डा फर्स्ट निकालनी है, फर्स्ट जो कि मैक्सिमम आती है, तो हाइड्रोजन के लिए ये रिलेशन लगेगा फर्स्ट लाइन तो 1 ये था, मैंने आपको रिलेशन बताया था ये माइनस 1/N1 प्लस 1 करके और फिर स्क्वायर लगा दे। तो लाइनर सीरीज में जब आप जाओगे तो N1 कितना होता है 1, तो आपने लिखा लैम्डा मैक्सिमम 1, यहाँ हो जाएगा क्या R 1 यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाए 1 लैम्डा मैक्स इक्वल टू हो जाएगा R 1 माइनस 1/4 मीन्स आपके पास आ गया 3R 1 लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल पलट दो, लैम्डा मैक्स हो जाएगा 4/3R। इसको सॉल्व कर लो, आपको R की वैल्यू रख के देख लो क्या है, उससे निकलाएगा लैम्डा मैक्स। ओके, और अब आपसे पूछा गया है कि लैम्डा क्या है और इसके बाद लैम्डा 1 लैम्डा मिनिमम मींस अल्टीमेट, तो वो तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था R/N1 का स्क्वायर, सीधा सीधा है 1 लैम्डा मैक्स इक्वल टू R, तो लैम्डा मिनिमम आ जाएगा, ये अल्टीमेट लाइन का जो है 1/R। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको इस तरह से अल्टीमेट लाइन का लैम्डा मिल जाएगा। तो यहां तक समझ गए आप क्वेश्चंस अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
electron of 1 gram atom of hydrogen undergo transition given the spectral line of lowest energy in visible region of its atomic spectrum। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइन मिल रही है वो विजिबल रीजन में मिल रही है और सबसे लोवेस्ट एनर्जी की। तो विजिबल रीजन में कौन आता है? बामर सीरीज। सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी होती है? फर्स्ट लाइन की। तो वो कह रहा है कि जो फर्स्ट लाइन में जो ट्रांजिशन होगा उसमें अगर 1 ग्राम एटम 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स लिए जाएं तो कुल कितना एनर्जी चेंज होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन में, ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कौन सा होगा? तो वो होगा N3 to N2। कौन से में? बामर सीरीज में। ओके, तो अब आप यहां पर फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा E इक्वल टू, अगर हम यहां रखें कि 2.18 into 10 to the power minus 18 हाइड्रोजन के लिए है, ये 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, मींस यहां पर जो N2 है वो 2 और N3 क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि N1 मैंने बताया था ना आपको कि जो भी ट्रांजिशन है लोएस्ट लेना है तो N1 नहीं है तो N1 + 1 कर दे। तो यहां पर हो जाएगा 2.18 into 10 to the power, ये आएगी जूल पर एटम में। क्या आएगी बच्चों? जूल पर एटम में। ओके, और ये कितना आ जाएगा? देखो 9 4 तो 5, ठीक है, तो ये जाएगा 5 अपॉन और कितना हो जाएगा? 36 जूल पर एटम। और आपको पर मोल में लेना है तो देखो ये कितना हो गया? अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2.18 into 5 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास, तो ये कितना था? 18 था। ओके, तो ये आ रही है 3.02 into 10 to the power minus 19 जूल पर एटम। 1 मोल हो गया, 1 ग्राम एटम का मतलब, तो ये डेल्टा E पर मोल के लिए कितनी हो गई? तो हो जाएगी 3.02 10 to the power minus 19 into 6.023 10 to the power 23। तो ये जूल में आ जाएगी 1 ग्राम एटम मींस 1 मोल के लिए। ओके, यहाँ तक समझ में आगे होगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको यहाँ पर इसने बता दिया विजिबल रीजन बामर सीरीज में फर्स्ट लाइन, जहाँ फर्स्ट लाइन की सबसे लोएस्ट एनर्जी है, तो आपको N1 N2 की वैल्यू पता थी, बस सॉल्व कर दिया। What is the degeneracy of level in hydrogen atom has the energy? तो देखो एक फॉर्मूला भी आपने देखा था, En इक्वल टू होता है माइनस, ये है n स्क्वायर। किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी निकालनी है तो ये है रेडबर्ग कांस्टेंट अपॉन n। अब वो ये कह रहा है कि माइनस RH अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू है माइनस RH अपॉन 9। तो n स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9, तो n कितना आ जाएगा बच्चों? 3। अब मैं बता दूं कि डीजनरेसी जो होती है, तो जनरेसी कितनी होगी? ठीक है, तो जनरेसी मतलब ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होना, ठीक है, कि व्हाट इज द डीजनरेसी? डीजनरेसी और जनरेसी हो जाएगा, डीजनरेसी मतलब है कि इसमें कुल कितने ऑर्बिटल्स, तो डीजनरेसी इक्वल टू होता है n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मींस 9। इसमें 9 वो होंगे एनर्जी लेवल्स, और मैं बता दूं कैसे होंगे, s के 1, p के 3 और d के 5। तो इस तरह से, क्यों? क्योंकि n3 है तो 0 1 और 2, s p और क्या होता है d। तो जितने ऑर्बिटल्स में वो डिजनरेट हो सकता है, जनरेट होता है, वही उसकी क्या कहलाती है? जनरेसी या फिर डीजनरेसी। तो हम डीजनरेसी यहाँ पर डीजनरेट स्टेट में है, थर्ड एनर्जी लेवल, तो जनरेसी कितनी होगी वो आ जाएगी यहाँ पर, क्या आ जाएगी? जनरेसी ऑफ और लेवल। अब हम जाते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट लेवल N2 इन द लाइवन सीरीज V इतना। ये तो वही बात अभी से पहले जो क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कि V बार बराबर R 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन लाइवन सीरीज ये है। तो लाइवन सीरीज में तो आप जानते हैं N1 1 होगा, R की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 10 9 6 7 8। तो यहां पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 10 9 6 7 8 इक्वल टू, सॉरी यहां पर फ्रीक्वेंसी रखनी है आपको 9 7 4 9 2.2 इक्वल टू 10 9 6 7 8 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 9 7 4 9 2/2 10 9 6 8
इक्वल टू 1 माइनस n स्क्वायर। ये देखो कितना आता है, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास 9749, ठीक है, 492.2 डिवाइडेड बाय 10 9678.89 क्या आ रहा है 0.89 इक्वल टू 1 अपॉन n का स्क्वायर। तो 1 अपॉन n का स्क्वायर 1 माइनस 0.89 मींस 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू 0.11। तो n स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पर हम आ जाए तो n स्क्वायर 1 अपॉन 0.11 मींस 9, ये आ जाएगा 9.09 के आसपास। तो n स्क्वायर हो जाएगा 3। तो n1 से n3 या n3 से n1 का ट्रांजिशन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसको आप नोट करो। अब देखो बच्चों, अभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन इन एटम jumps in such a way that its kinetic energy changes from x to x by 8 the change in potential energy। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एटम में इलेक्ट्रॉन एक लेवल से हायर लेवल पे जंप करेगा, लोअर से हायर ले जाएगा ना, जंप कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी x से x by 8 हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा? तो देखो हम ये कहें कि हमारे पास ये एनर्जी लेवल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर रहा है, यहाँ पर थी x, तो यहाँ हो गई कितनी एनर्जी हो गई x y कितना कह रहा है x by 8। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना हुआ? देखो डेल्टा के ई कितना हुआ, तो हम ई फाइनल माइनस ई इनिशियल लेते हैं। तो फाइनल है x by 8, इनिशियल क्या थी x, तो ये कितनी आ जाएगी देखो आप, तो ये हो गई आपके पास -7x by 8, यही हो गया। तो डेल्टा ई चेंज निकलाया। अब डेल्टा ई एन चेंज निकालेंगे तो हम माइनस डेल्टा ई निकाल लेंगे, क्या के ई, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7x अपॉन 8, तो 7x by 8। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 into डेल्टा ई एन, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 into यहां पर आ जाएगा क्या 7x by 8, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना कि 7x by 4। यही इसका क्या होगा आंसर होगा, प्लस में 7 by 4x। तो बात समझ गए ना? पहले काइनेटिक एनर्जी निकाला जो कि नेगेटिव आया, काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ रिलेशन दिया, तो ये आ गई 7x by 8। पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है किसके, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो ये इससे आपने ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस obtained in partial series to Fund series when electron jumps from 6th excited state to 5th excited state। अब मैं ये बता दूं आपको कि 5th और 6th excited state क्या कहलाती है। देखो n1 ये तो है ग्राउंड स्टेट, n2 ये कहलाती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n3 ठीक है तो ये कहलाएगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n4 ठीक है थर्ड या ES थर्ड, ES2, ES1, ऐसे ही ये है ES थर्ड थी तो 4, ये कहलाएगी ES5 और ये है ES6। तो n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7। तो ध्यान रखें कि जो 6th ठीक है एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, तो उसमें n की वैल्यू कितनी हो गई कहोगे 5 6 7, सॉरी कितना हो गया 7 यहां। ओके, अब आपको ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ क्वेश्चन सीरीज टू फुल सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 6th स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड। हमें ये देखना है कि फर्स्ट कहां से आ रहा है। तो देखो मैं पहले लाइंस निकाल के बता दूं। अभी आपको मैंने बताया था कि लाइंस इन सीरीज अगर आपको निकालना है तो लाइनर में आप निकालते हैं n-1, जब बाहर में निकालते हैं तो n-2, जब पार्शियल में निकालते हैं तो n-3, ब्रैकेट में निकालते हैं तो n-4 और जब फुंड में निकालते हैं ठीक है तो ये होती है n-5। अब हमें ये देखना है
कि हमारे पास n तो 7 है, तो हमें पास्टल सीरीज की लाइंस निकालना है। तो पास्टल सीरीज की लाइंस का ये फॉर्मूला लगा हुआ, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो कितनी हो जाएगी 4। और ऐसे ही आप, तो ये किसकी हो गई पास्टल सीरीज में, समझ गए ना कि नंबर ऑफ लाइंस पास्टल सीरीज की कितनी हो गई 4। फिर कह रहा है फुंड सीरीज की, तो फुंड सीरीज में आप लिखेंगे n माइनस कितना 5, तो 7 माइनस 5, तो ये कितना हो गया 2। अब वो पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कि इनका रेशियो क्या होगा, किसके रेशियो लेने हैं आपको, लाइंस रेशियो, कि लाइंस ऑफ पास्टल सीरीज और लाइंस ऑफ फुंड सीरीज। तो हमारे पास पास्टल सीरीज की 4 है और ये 2 है, तो कितना आ जाएगा 2। तो ये आएगा लाइन का रेशियो, लाइनर सीरीज और फुंड सीरीज की, सॉरी कौन कौन सी लाइंस ऑफ पास्टल सीरीज, लाइंस ऑफ फुंड सीरीज, इनका जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 2। बात समझ गए ना। बस आपको n की वैल्यू पता लगानी कि इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहा है, वहां से आ रहा है, बस आपको मैंने ये फॉर्मूला बता दिया, किसी पर्टिकुलर सीरीज की लाइंस निकालनी है तो ऐसे निकालो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है, आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं अब इसमें कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन इन बार्मर सीरीज and maximum number of spectral line produced when the electron jumps from first excited state from, ठीक है, fifth excited state। तो fifth excited state सबसे पहले तो मैं यहाँ बता दूं कि जब fifth excited state बोली गई है तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, fifth एक बढ़ा दो 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। पहले हम ये देखें कि लाइनर सीरीज की लाइंस कितनी हुई, तो लाइंस ऑफ लाइनर सीरीज, तो ये होगी आपके पास n माइनस 2 मींस 6 माइनस 2, तो ये कितनी हो गई 4। तो लाइनर सीरीज की लाइंस कितनी हो गई 4, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि पर्टिकुलर आप जिस सीरीज का निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला लगाएं, 10 एक्साइटेड स्टेट है जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका नंबर। तो ये कह रहा था आपको कि कहां से आ रहा है, कहां से फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू n6 होगी, क्यों, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट n2 से स्टार्ट होती है। अब आते हैं कि टोटल लाइंस कितनी बनेंगी, टोटल लाइंस इन ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, देखो 6 से n6 से कहां हो रहा है कि फर्स्ट में n1 में, तो हम यहां लिखेंगे 6 माइनस 1, यही हो गया ना, तो 6 माइनस 1 मींस कितना हो गया 5, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन बार्मर सीरीज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो बार्मर सीरीज में तो आपने निकाल ली कि आपके पास आ गई कितनी 4, और जब इलेक्ट्रॉन जंप्स टू, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ तो वही हो गया, तो ये आ गया आपके पास कितना डिफरेंस आ गया, तो ये हो जाएगा डेल्टा m, कितना हो गया आपके पास 5, तो 5 प्लस 4, अच्छे से देखें, टोटल लाइंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन इन बार्मर सीरीज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात की गई है, तो यहां 2 आएगा, क्यों, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, मींस लोअर एनर्जी लेवल, तो ये n जो है हमारे पास ये हो गया, तो हम यहां लिखेंगे कितना 4, तो हम लिखेंगे समेशन, यहां पर क्या हो जाएगा समेशन 4, तो 4 प्लस 2, ठीक है, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितनी हो गई 10, 4 7 3 10, ओके। तो ये रेशियो बताना है, तो लाइंस ऑफ बार्मर सीरीज अपॉन लाइंस ऑफ टोटल, ये टोटल लाइंस, तो बार्मर सीरीज में है 4 और ये है 10, तो ये हो गया 2/5, तो ये रेशियो है। पहले आप बार्मर सीरीज में कितनी लाइंस मिलेंगी, तो आपको फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू 6 लेनी है, बार्मर सीरीज का फार्मूला है n-2, n रखना है 6 2 4, फिर टोटल लाइंस देखनी है तो क्या है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तो आपको फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मींस 6 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n2, तो ये डिफरेंस 4, समेशन लिया, टोटल लाइंस निकाल दी, इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ गया। और देखो क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, the number of possible lines obtained in Balmer series when electron jumps from fifth excited state to ground state of hydrogen atom। तो ध्यान रखें कि हमें पॉसिबल ऑप्टेन द बार्मर सीरीज की लाइंस बतानी है। तो देखो कहां से इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट,
तो यहाँ पर आपको फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट जो होती है, आप जानते हैं एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 6। और फॉर वार्मर सीरीज, इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन n2, तो ये हो जाएगा 2। तो डेल्टा n देखो आपका हो जाएगा 6 - 2 मींस 4, ठीक है। तो डेल्टा n इक्वल टू हो जाएगा 4 + 2 + 1 3 + 2 + 1, तो ये होगी हमारे पास कितनी 10 लाइंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस ये हो गया आपके पास। सही आ रहा है आंसर, देखो आप मिला के करके देखो। तो पॉसिबल ऑब्टेन द बार्मर सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन। नो, हमें यहाँ पर देखना है कौन सी है कि नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस ऑब्टेन इन बार्मर सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो फिफ्थ मतलब हो गया 6th, ठीक है, टू ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट तो रेशियो बताना है क्या है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस, तो कितनी हो जाएंगे देखो जरा 6, तो ये होगी वैल्यू बार्मर सीरीज लाइमर बार्मर में इलेक्ट्रॉन n2 में आते हैं, तो n2 का मतलब हो गया ये हो गया 2, तो हो गए 4। तो डेल्टा n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4 + 3 + 2 + 1, तो 10 लाइंस। सही आ रहा है, देखो आप करते इसको। देखो बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इसमें सीधा सा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस ऑब्टेन इन बार्मर सीरीज की, केवल बार्मर सीरीज की, इसमें तो वो सारी जुड़ी होंगी बार्मर से ऊपर की, मतलब 6th लेवल से लेके और 2 लेवल तक आएंगी, तो बार्मर की भी होंगी, ब्रैकेट की भी होंगी, पास्चन की भी होंगी, फुंड की, तो हमें सब नहीं लेनी, बल्कि हमें सिर्फ ये देखना है कि वो लाइंस जो कि सारे एक्साइटेशन में सेकंड में। तो बार्मर सीरीज की लाइंस मैंने आपको बताया था, बार्मर सीरीज कि लाइंस अगर आप देखोगे तो वो होगा क्या n - 2, n की वैल्यू होगी 6, तो ये कितनी होगी 4। ये जो 10 आ रहा है ना, इस 10 लाइंस में 4 तो होंगी बार्मर सीरीज की, 3 कौन सी होंगी पास्चन की, 2 किसकी होंगी फुंड की, और 1 किसकी होगी सॉरी लाइमन, फिर पास्चन बार्मर ब्रैकेट की, इस तरह से। लेकिन हमें केवल और केवल किसकी बतानी थी, यहां बात समझा दूंगी फिर से अच्छी तरह से समझे। देखो मैंने जो 10 लाइंस निकाली थी वो भी सही है, बट इसमें से सिर्फ उसने पूछा है लाइमन सीरीज, तो ये है n2 n3 n4 n5 n6, ये है। तो देखो हमें लाइमन सीरीज में लाइंस लानी, तो ये क्या, एक ये ट्रांजिशन, एक ये और ये, तो ये सिर्फ पूछी गई है ये लाइंस। अगर 10 लाइन की बात करें तो 4 तो यहाँ आएंगी। अब ये जो है लाइमन हो गई, सॉरी यहाँ क्या है बार्मर सीरीज, यहाँ पर होगी पास्चन, ये होगी ब्रैकेट और ये होगी फुंड। अब मैं कहूं कि पास्चन में कितनी आई होंगी, तो 3 आई होंगी, ब्रैकेट में कितनी आई होंगी 2, और फुंड में कितनी आई होंगी 1, तो टोटल तो आएंगी 10। लेकिन जो लाइमन सीरीज की लाइंस है